जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला में सेट नंबर 7 लेके आया हूँ। 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट है वो आपके आने वाले आरपीएफ के एग्जाम के लिए, वो आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए, सबके लिए बहुत ही ज्यादा किफायती होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मॉक टेस्ट, पहला प्रश्न। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है। दोस्तों, यदि हम बात करें फोटोग्राफ लेने के लिए जो उसका उद्भाषण काल होता है वो पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, पदार्थ की चमक पर। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोग्राफी में स्थायित्व के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे दोस्तों कि फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये जरूर याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग भी किया जाता है। साथ साथ में अगर आपसे बताऊं तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग भी फोटोग्राफी में किया जाता है। क्लियर? तो इसका सही जवाब होगा, पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान की ओर से कौन लड़ा था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान की ओर से जापान किसकी ओर से लड़ा था? अच्छा, तो अगर आपसे पूछे कि जापान किसकी ओर से लड़ा, तो जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। और किसकी ओर से? यूनाइटेड किंगडम के साथ था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जापान का दूसरा नाम क्या है, तो जापान को निप्पन भी कहा जाता है, निप्पन। ठीक है, इसकी राजधानी टोक्यो है जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है, और यहाँ की मुद्रा येन है। ठीक है, येन मुद्रा है जापान की। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की घटना क्या है। दोस्तों, हमें आसमान जो नीला दिखता है वो उसका कारण क्या है? प्रकीर्णन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव की आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील किस रंग के प्रति होती है, तो आपका जवाब होगा आसमानी रंग के प्रति मानव की आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया रंग, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, नीला और हरा, इन 3 रंगों को प्राथमिक रंगों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो तीनों याद रखना, तीनों पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों, योजना आयोग जो बना था ये 1950 में बना था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 1950। अब योजना आयोग के स्थान पर क्या है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग बना था आपका 2015 में, और योजना आयोग बना था आपका 1950 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन किसने दिया था। दोस्तों, इंद्रधनुषी गठबंधन ये बराक ओबामा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और इनकी आत्मकथा का नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ठीक है, मेरे पिताजी के सपने। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये किसकी आत्मकथा है? तो बराक ओबामा की आत्मकथा का नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ठीक है दोस्तों। चलिए, अच्छा, यहाँ पे लिखा गया अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जो की आत्मकथा का नाम क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ। तो ये जरूर याद रखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। दोस्तों, सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जम्मू कश्मीर राज्य में। क्लियर? याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, ये किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब जिसको अस्तिनी भी कहा गया है, चिनाब नदी पर है सलाल जल विद्युत परियोजना। साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन आए कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर। और मैं आपको बता दूं, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना भी चिनाब नदी पर है। एक और जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में रेटले रेटले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, तो क्या आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का नया साल क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा, नवरेह। जम्मू कश्मीर का नया साल नवरेह है। जम्मू कश्मीर में अभी नए सीएम बने हैं। कमेंट में लिख के बताइएगा, जम्मू कश्मीर के नए सीएम
कौन बने हैं और उनकी पार्टी का नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के ना 2 डांस याद रखना, एक रऊफ बहुत आता है, रऊफ, ठीक है, एक हीकत बहुत पूछता है, हीकत, एक दुम्हल बहुत आता है, दुम्हल कहाँ का डांस है, तो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। और एक हीकत हो गया, रऊफ हो गया, एक कूद भी बहुत आता है, कूद, ठीक है। मंदजास बहुत पूछता है एग्जाम में, मंदजास कहाँ का डांस है, तो ये जम्मू कश्मीर का। देखो कितने हो गए, 5 हो गए आपके, रऊफ, हीकत, दुम्हल, कूद और मंदजास, ठीक है, ये सारे जम्मू कश्मीर के डांस है। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। दोस्तों, भारत सरकार के दौरान समांतर सरकार जो बनी थी ना, वो आपकी बलिया में बनी थी, बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, तो बलिया में बनी थी। और मैं बता दूं किसके नेतृत्व में बनी थी, तो चित्तू पांडे, जिसको बलिया का शेर कहा जाता है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार का गठन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्लियर दोस्तों। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में हुआ था, तो 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, और ये लीडरलेस मूवमेंट था, ठीक है, बहुत ज्यादा हिंसात्मक मूवमेंट था, तो याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है वाराणसी, क्या आपको पता है कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा गया है, तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को कहा जाता है, ठीक है, वाराणसी। इसका पुराना नाम है बनारस, दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है, इसको भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि नवाबों की नगरी किसको कहा गया, तो लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा गया है। इलाहाबाद आप जानते हैं, इसको संगम नगरी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपसे पूछा गया था समांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ बनी, बलिया में बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 8, लीवर किससे भरपूर होता है। दोस्तों, लीवर की हम बात करें तो ये प्रोटीन से भरपूर होता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, प्रोटीन। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की जो इकाई है वो क्या है, तो आप बताएंगे एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है। और किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा गया है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो प्रोटीन को कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपका बसा घुलनशील विटामिन, क्या आपको पता है कि बसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो बसा में घुलनशील होते हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पुनर्जीवन क्षमता वो लीवर की होती है। तो आपसे पूछा गया था लीवर किससे भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर होता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, अमरबेल या कस्कुटा क्या है। दोस्तों, अमरबेल या कस्कुटा जो है ना, ये पूर्णतः परजीवी होती है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आपने झाड़ियों के ऊपर एक बेल लिपटी देखी होगी पीली सी, वो अमरबेल ही होती है, और ये परजीवी का उदाहरण है, मतलब ये अपने जीवन के लिए दूसरे पौधे के तने के ऊपर आश्रित रहती है, तो ये परजीवी का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका मरुद्भिद, मरुद्भिद बताओ क्या होता है, मरुद्भिद बोलते हैं जीरोफाइट। देखो, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोफाइट, और इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है, मरुद्भिद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो आपका जवाब होगा जीरोफाइट कहलाते हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है कि जीरोफाइट कहलाते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अधिपादप क्या होते हैं, अधिपादप क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे। दोस्तों, अधिपादप का मतलब है जो पौधे दूसरे पौधे के ऊपर आश्रित रहते हैं, वो अधिपादप होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता या लोच कैसी होती है। दोस्तों, घटिया माल के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो ये ऋणात्मक होगी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऋणात्मक। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति कौन होता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति की बात करें तो वह संसद का सदस्य नहीं होता, ठीक है, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। क्लियर दोस्तों, और उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष है। क्या आपको पता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न,
क्वेश्चन संख्या 12, एचआर में एचआर किसके लिए होता है? देखो ये फुल फॉर्म पढ़ी होगी आपने कई बार, तो ये हॉरिजॉन्टल रूल के लिए होता है। ऑप्शन सी आपका सही जाएगा, हॉरिजॉन्टल रूल। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, और इस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये अधिनियम गुलामी का नया अधिनियम सरकार लेके आई है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1935। और मैं बता दूं दोस्तों, भारतीय संविधान का 70% भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रेड बनाने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों ब्रेड बनाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैदा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मैदा के साथ में ईस्ट जिसको खमीर बोलते हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए आपका खमीर और मैदा आवश्यक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ लिखा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बोलते हैं खाने वाला सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है? दोस्तों हार्मोन की अगर बात करें जिसको इमरजेंसी हार्मोन कहा गया वो है एड्रेनलिन। ये हार्मोन हमारे डर के समय निकलता है। ठीक है, और इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा गया है, एड्रेनलिन। तो ये आप याद रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन आप जानते हैं, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अग्नाशय से निकलता है, तो ये भी आपको याद रखें। थायरोक्सिन हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि के लिए होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो आपातकालिक हार्मोन कहा गया है एड्रेनलिन को। क्लियर दोस्तों। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बताओगे आप, अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा हार्मोन है जिसको भूख हार्मोन कहा जाता है? भूख हार्मोन मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जब भूख का अनुभव होता है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? तो भूख का हार्मोन हमें बताना है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट है, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस प्रकार किया जाता है? दोस्तों ऐसे ऐसे पार्टिकुलर मैटर जो 2.5 के होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, कि ये वायु की क्वालिटी को बिगाड़ देते हैं, तो उनको बोलेंगे PM2.5। ये इतने महीन कण होते हैं कि आपके नाक के रास्ते आपके सांस की नली पर जाके जम जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे लंग्स को, फेफड़ों को। सांस लेने में बहुत दिक्कतें होने लगती हैं, तो इनको बोलते हैं PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो वायु की दिशा को मापने वाला यंत्र उसको क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिलिंद पानो क्या है? दोस्तों मिलिंद पानो ना एक प्रकार का बोध पाठ है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, बोध पाठ। दोस्तों क्या आपको पता है कि जातक कथाएं जो हैं वो किससे संबंधित होती हैं? देखो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी को जातक कथा कहा गया है। जातक कथा याद रखना, बहुत पूछता है एग्जाम में कि जातक कथा किससे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है जातक कथाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी? दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट एक पराजय विजेता माना जाता है, लेकिन किस लड़ाई में उसकी हार हुई थी? तो वो थी आपकी ट्राफाल्गर की लड़ाई। ट्राफाल्गर की लड़ाई। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस की क्रांति का नायक था। क्लियर, याद रखिए। फ्रांस की मतलब फ्रांस की ओर से युद्ध लड़ा है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटोन का उदाहरण क्या है? प्रोटीन है एक्चुअल में ये। ठीक है, एक ऐसे प्रोटीन का नाम बताना है जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये एक प्रकार का उत्तेजक हार्मोन है, ये शरीर के अंगों को डेवलप करता है। ठीक है, शरीर में उत्तेजना को लेके आता है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों लिखा गया क्रेटिन। क्रेटिन प्रोटीन को फाइबर प्रोटीन कहा जाता है। और इस प्रोटीन की खास बात बताऊं आपको, इससे हमारे बाल निर्मित होते हैं, इससे हमारे नाखून निर्मित होते हैं, पशुओं के जो खुर या सींग होते हैं वो केराटिन के बने होते हैं। तो ये आप याद रखना। अच्छा चलो, यहाँ पे लिख के बताओ, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये क्या है और किस रूप में सहायता करता है? ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। तो आपको बताना है कि इस एंजाइम का काम क्या होता है। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि हार्मोन के रूप में जो प्रोटीन काम करता है वो कौन सा है? सही जवाब होगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 20 क्या कहता है? सामान्य शंभु
का बसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा यौगिक है तो सही जवाब होगा वो होता है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हृदय। क्या आपको पता है मानव का हृदय कितने चैम्बर में विभक्त होता है? मानव का हृदय 4 चैम्बर में विभक्त होता है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम आलिन और नीचे वाले को बोलते हैं निलय। ठीक है, तो दायां आलिन दायां निलय, बायां आलिन बायां निलय। मानव का हृदय 4 चैम्बर में विभक्त होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मानव के हृदय की जो सामान्य धड़कन होती है 1 मिनट में 72 बार होती है। 1 मिनट में 72 बार। क्लियर, याद रखना। और हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो हृदय के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। तो आपने कार्डियोलॉजी से संबंधित एक टर्म भी पढ़ी होगी, ईसीजी। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ईसीजी जो होती है वो हृदय के लिए होती है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न क्या है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? दोस्तों अगर हम बात करें पीतल की, तो पीतल जो रंगहीन होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। क्लियर दोस्तों? चलिए, क्या आपको पता है कि पीतल जो है एक मिश्र धातु है, किससे बनती है? तो कॉपर प्लस टिन से पीतल बनाया जाता है। नहीं सॉरी, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक, इसको जेडन कर लो। कॉपर प्लस जिंक से पीतल बनता है। ठीक है, याद रखना। जब कॉपर प्लस टिन होगा तब तो कांसा बनता है। कॉपर प्लस टिन कांसा बनाएंगे, कॉपर प्लस टिन पीतल बनाते हैं। और पीतल नगरी यूपी में किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को। नेक्स्ट है आपका, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? दोस्तों नॉट गेट की बात करते हैं तो ये एकल विद्युत रोधक के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्वेश्चन संख्या 23। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत, क्या होगा? यूनियन ऑफ द स्टेट, अर्थात राज्यों का संघ होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, राज्यों का संघ है। और मैं आपको बता दूं संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है, कनाडा के संविधान से प्रेरित है संघ की अवधारणा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान दिवस कब होता है? तो जवाब होगा 26 नवंबर। और मैं बता दूं भारत के संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। क्लियर, क्योंकि ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान का शुभंकर क्या था? हाथी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का शुभंकर क्या था तो हाथी है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? दोस्तों मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जो वृक्ष लगाए जाते हैं उनको वनीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि वनीकरण का एक नाम और भी है? सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर। ठीक है, याद रखना सिल्वी कल्चर ये वनीकरण का दूसरा नाम है। क्लियर दोस्तों? और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि विश्व मृदा दिवस कब होता है तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है हर साल। क्लियर, और कल मैंने आपको बताया था कि मृदा के बारे में, और उस मृदा के बारे में पढ़े थे, वो मृदा थी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की सबसे खास बात क्या होती है कि ये मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, इसका पीएच मान 6 से कम होता है। ठीक है, और ये ऐसे क्षेत्रों में मिलती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, और इसमें सबसे ज्यादा लीचिंग इफेक्ट होता है। लीचिंग इफेक्ट मतलब पानी के रिसने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, निक्षलन बहुत ज्यादा होता है। और लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए, कॉफी के लिए, काजू के लिए ये बहुत ज्यादा उत्तरदायी होती है। और इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? ईंट के जैसा लाल होता है। तो कल मैंने इस मिट्टी के बारे में आपको पढ़ाया था, आप याद रखना लेटेराइट मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, वनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो दोस्तों दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत जो होता है ना वो आपके कैमरे का सिद्धांत है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, कैमरे का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो कौन सी परत है रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली? सही जवाब होगा आयन मंडल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, आयन मंडल। दोस्तों यहाँ पे लिखा है क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होंगी, चाहे वो आंधी आना, धूल के कण सबसे ज्यादा यहाँ मिलेंगे, बादलों का तैरना, ये बारिश होना, तो ये सब क्षोभ मंडल का कार्य है। तो ये आप याद रखिएगा। तो वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो आयन मंडल है। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रबंध कौन लगा सकता है? दोस्तों मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रबंध लगाने की जो जिम्मेदारी है वो संसद की है। ऑप्शन
ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, संसद। क्या आपको पता है कि संसद का दूसरा नाम क्या है? विधायिका। संसद का दूसरा नाम विधायिका भी होता है, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? और हमारी संसद के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, याद रखेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट है आपका, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों एक मासिक धर्म चक्र के अनुसार जो अंडे निकलते हैं उनकी संख्या 1 होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 1। दोस्तों आपको पता है कि मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज और मेनाक्री क्या होता है? दोनों कमेंट में लिख के बताओ, दोनों मेडिकल की टर्म है। अगर कमेंट में नहीं भी लिख सकते तो आप बस उनको देख लेना एक बार सर्च करके कि मेनाक्री और मीनोपॉज क्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की अधिक उपयोगी होता है? तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र है? अगर हम बात करें स्प्रेडशीट के बारे में तो सांख्यिकी के क्षेत्र में होता है। सांख्यिकी, क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब होता है? 29 जून को होता है। और किसका जन्मदिन? पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? तो दोस्तों वो पशु कौन सा है? सही जवाब आपका ऑप्शन डी, भैंस को नहीं होता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप नहीं होता भैंस को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर? ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है ऊंट, इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बाघ दिवस कब होता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस होता है, ये भी आप याद रखना। तो दोस्तों ये थे 30 प्रश्न। आइए आज हम एक्स्ट्रा फैक्ट में मिट्टी की बात करते हैं। वो मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में जाने। इन मृदाओं का रंग काला है और इसे रेगुड़ कहा जाता है। ठीक है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली मिट्टी, इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो काली मिट्टी के बारे में पहला फैक्ट आपने पढ़ा कि इसका नाम रेगुड़ है। दूसरा, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है तो इसको कपासी मृदा भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन के पठार क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दक्कन के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है। क्लियर? याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, और लावा जनक सेलों से बनी है। देखो जो काली मिट्टी है ना उसका निर्माण लावा से होता है। ये मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। और क्या है? और इसके बारे में फैक्ट आपको याद रखना है, दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। ठीक है, चलिए आगे और जानते हैं इसके बारे में। काली मिट्टी बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से निर्मित होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है, इसमें नमी ज्यादा सोख लेती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम, कार्बोनेट, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इसमें फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, याद रखना। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, तो ये क्रैकिंग इस मिट्टी का गुण होता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो काली मिट्टी में क्रैकिंग होने लगती है, दरारें पड़ने लगती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदा चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। देखो जब इस पर पानी डालेंगे तो ये इतनी चिपचिपी हो जाएगी कि इसमें आप हल नहीं चला सकते। ठीक है, इसका अगला क्या है, इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से शुरू कर दी जाती है। तो ये काली मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा कि काली मिट्टी के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या फसलें उसमें होती हैं। वो सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये था आज का छोटा सा मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।